नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इसकी अहम सुर्खियां। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक कल। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अयोध्या में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फैसला सुगम। वीआईपी पास दोपहर 2 बजे तक रहेंगे निरस्त। राम दरबार सहित परकोटा के 6 मंदिरों में प्रतिमा। बाराबंकी सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। यूपी में 15 करोड़ 23 लाख लोगों को मुफ्त राशन योजना का अब हर माह फीडबैक लेगी यूपी सरकार। योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेगी सरकार। योगी सरकार का बाढ़ राहत के लिए ऐलान। 8 बाढ़ प्रभावित जिलों में बनेंगे स्थायी बाढ़ शरणालय। 3 समय का खाना सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और यूपी के मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी। शिक्षा सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर कन्नौज से सामने आ रही है। के न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर चलाने पर जागा है मेडिकल कॉलेज प्रशासन। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खराब पड़े पानी के स्रोत और आरओ कराए गए सही। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आपको दिखा रहे हैं। पानी के लिए दर दर भटक रहे लोग मजबूरी में खरीद कर पानी पीने को मजबूर। के न्यूज ने खबर दिखाकर समस्या को प्राथमिकता से दिखाया था। मेडिकल कॉलेज में पानी की समस्या को लेकर प्राथमिकता से दिखाई थी के न्यूज इंडिया ने खबर। और अब खबर का असर हुआ है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सीपी पाल ने खबर का संज्ञान लिया। के न्यूज ने खबर दिखाकर समस्या को दी प्राथमिकता। ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को कन्नौज से दिखा रहे हैं। के न्यूज खबर का बड़ा असर हुआ। मेडिकल कॉलेज में पानी की समस्याओं को प्राथमिकता से के न्यूज इंडिया ने खबर के तौर पर दिखाया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सीपी पाल ने खबर का संज्ञान लिया। 24 घंटे के अंदर सभी पानी के स्रोत सही कराए गए। समाधान ये है कि अभी हमने सारे हमारे आरओ प्लांट जितने भी हैं पानी के, जो इमरजेंसी में दोनों लगे हैं, एक बाहर लगा है, एक अंदर आकर, दोनों चालू हैं और दोनों विधिवत रूप से चल रहे हैं। प्लस हमारे जितने भी चिकित्सालय के आरओ हैं वो हमने रिपेयर कर लिए, क्योंकि कई बार मरीजों के रिश्तेदार काफ़ी लोग आ जाते हैं, काफ़ी संख्या में आ जाते हैं और लगभग 24 घंटे इस्तेमाल होते हैं। उस पर अभी हमने एक दो जगह ख़राब थे, उसको भी रिपेयर करा दिया है और बिल्कुल समुचित रूप से सारे आरओ इस टाइम सही हैं और अपनी तरह से मतलब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां हज कमेटी के चेयरमैन बने हैं दानिश आजाद अंसारी। प्रदेश सरकार में अब तक संभाल रहे हैं राज्य मंत्री का पद। अब चेयरमैन पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे अंसारी। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज राज्य मंत्री हैं अंसारी। दानिश अंसारी को एक और नई जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर, हज कमेटी के चेयरमैन बने हैं दानिश आजाद अंसारी। प्रदेश सरकार में अब तक संभाल रहे हैं राज्य मंत्री का पद। अब चेयरमैन पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे अंसारी। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। हज कमेटी के चेयरमैन बने हैं दानिश आजाद अंसारी। आपको बता दें, प्रदेश सरकार में अब तक मंत्री पद का, राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं दानिश आजाद अंसारी। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां मंत्री संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें, 2025 का पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान निषाद पार्टी ने किया। 2027 का चुनाव भाजपा गठबंधन से लड़ेगी पार्टी। 2027 में प्रस्तावित है यूपी का विधानसभा चुनाव। आपको बता दें, उठाई निषाद जाति को एससी में शामिल करने की मांग। निषाद समाज ओबीसी के बजाय एससी में शामिल किया जाए, ये मांग संजय निषाद के द्वारा उठाई गई है। राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव लाएगा ये फैसला।
निषाद समाज ओबीसी के बजाय एससी में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। समीकरणों में बड़ा बदलाव लाएगा यह फैसला। तो प्रयागराज से अहम खबर, मंत्री संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया है। और अगली खबर हमीरपुर से, जहां खेत में पड़ा मिला किसान का शव। आपको बता दें, शव पड़ा देख स्थानीय लोगों में पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जरिया थाना क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत मार्ग का यह पूरा मामला है। जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर से अहम खबर, शव पड़ा देख स्थानीय लोगों में मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या की ओर अकारण भीड़ न बढ़ाएं। प्रतिदिन 50 से 70 हजार लोग दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इसी क्रम में श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचना चाहिए। ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया है। गर्मी के मौसम के दौरान अत्यधिक भीड़ किसी की कठिनाइयों को बढ़ा सकता है, कठिनाइयां हो सकती हैं, इसलिए श्रद्धालु अपनी सुविधा से यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा दिवस 5 जून को अचानक अत्यधिक भीड़ बढ़ाने के हिस्सेदार न बने। उन्होंने सुझाव दिया कि श्रद्धालु घर से सत्तू आदि लेकर यात्रा पर निकले। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर और शेषावतार, इन 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 3 जून को कल प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। इसके बाद माननीय, ये हम आपको बता दें, 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। आज 2 जून को अयोध्या में तमाम शक्तियां कलश स्थापना करेंगी। यहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर क्षेत्र में राम मंदिर के गर्भगृह में कलश स्थापना होगा, जो कि सरयू नदी से तमाम मातृ शक्तियों द्वारा जल भरकर यहाँ पर लाया जाएगा। और उसके बाद आज ही से, क्योंकि माना जाता है हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार जब कलश स्थापना होती है तब से ही प्रतिष्ठा का कार्य शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब आज 2 जून को ये कलश स्थापना का कार्य हो जाएगा तो फिर 3 जून से तमाम अनुष्ठान और वैदिक ऋचाओं का पाठ भी शुरू हो जाएगा। तमाम विद्वानगण काशी से इस पूरी प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को करना शुरू कर देंगे। ऐसे जब 5 जून को जब भगवान श्री राम दरबार का जो गर्भगृह है उसमें श्री राम दरबार का पूरे परिवार के सहित जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दिन हर्ष के साथ अयोध्या के लिए देखने लायक होगा। इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी हो सकती है। इस प्रतिष्ठा में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं और कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हो सकता है
कि 6 तारीख को यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का भी आना हो सकता है। इसके साथ ही एलन मस्क के पिता जो कि इस वक्त भारत के दौरे पर है, वो भी 4 जून को यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो ऐसे में तमाम चीजें अयोध्या में घटित होती रहेंगी। उसमें सबसे विशेष ये रहेगा कि 5 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का दौर था, जो 2024 में 22 जनवरी को जो प्रतिष्ठा हुई थी, वैसा ही कुछ माहौल अयोध्या में फिर से देखने को मिलेगा। इसी तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज। मैं शिवेंद्र द्विवेदी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मेधावी छात्रों से जुड़ी है। आपको बता दें, सिटी मॉन्टेसरी स्कूलों के मेधावी छात्रों ने JEE एडवांस परीक्षा में एक बार फिर से परचम लहराया है। घोषित हुए परीक्षा फल में सर्वाधिक CMS के 37 छात्र सफल हुए हैं। CMS गोमती नगर प्रथम कैंपस में प्रेस वार्ता करते हुए प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष CMS के 8 छात्रों ने 5000 से कम ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। वहीं 15 छात्रों ने 10,000 की रैंक हासिल की है, 10,000 से कम की रैंक हासिल की है, स्वागत कम ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आपको बता दें, प्रोफेसर किंगडम ने बताया कि CMS गोमती नगर प्रथम कैंपस के छात्र प्रहर्ष चतुर्वेदी ने ऑल इंडिया 1589 रैंक पर अपने मेधात्व का परिचय दिलाया है। इस वर्ष देश भर से 1,91,386 छात्र JEE एडवांस की परीक्षा में शामिल हुए। इसमें सर्वाधिक CMS के छात्र 29 सर्वाधिक छात्रों ने 25,000 से नीचे ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इसमें CMS के छात्रों ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बना लिया है। ये मेधावी छात्र IIT दिल्ली, मुंबई, रुड़की और IIT खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करके सुनहरे भविष्य के सपनों को साकार करेंगे। इस पर पत्रकार वार्ता में टॉपर्स ने पत्रकारों से बात करते हुए एक स्वर में कहा कि CMS की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि हमारी सफलता के पीछे कठिन परिश्रम, शिक्षकों का मार्गदर्शन व माता पिता का आशीर्वाद तो है ही, परंतु इसके अलावा हमारे विद्यालय का शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण एवं शिक्षकों का प्रोत्साहन हमें सदैव आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा है। बच्चों से कि वो भी कुछ ना कुछ बोले, अगर आप अलाउ करें कुछ टाइम देंगे। वो रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस हैं कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसीज जो टेस्ट कर रहे हैं। तो करिकुलम जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करना। सो केवल 12 की डिग्री पकड़ा देना ही स्कूल इन्होंने हर स्टेप पे बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, वेदर इंटीरियर गिविंग अ प्लेटफॉर्म। और अगली हम खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लिए राम मंदिर को सजाने का काम किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। सोने की चमक से मंदिरों के शीर्ष जहां और आकर्षक हो गए हैं, वहीं रात की लाइटिंग में इनकी दमक देखते ही बन रही है। राम मंदिर परिसर के 5 मंदिरों के परकोटे के शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो चुका है। देवों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून से शुरू होगा, जो 5 जून तक चलेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारी पूरी हो गई है। कार्यक्रम 3 जून से 5 जून तक चलेंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले 2 जून को वैदिक मान्यताओं के मुताबिक सरयू तट से 400 महिलाएं सरयू जल लेकर कलश यात्रा पर निकलेंगी। इसके बाद 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि सभी मंदिरों के लिए अनुष्ठान के लिए यजमान तय हो गए हैं। हम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। जो कुछ है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर
किया जाना है जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल है कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसे बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन शिकायत का सफल समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। साइबर अपराध के बढ़ते खतरे पर उन्होंने लोगों को जागरूक रहने की जरूरत बताई। राज्य में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, आतंकी तुफैल और उसके की गिरफ्तारी को लेकर डीजीपी ने बताया कि 2007 में हुई ब्लास्ट के बाद एटीएस की स्थापना हुई थी और अब देशद्रोहियों का जड़ से सफाया किया जा चुका है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, टीम भावना मजबूत करने और टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां आपको बता दें, आसरा आवास योजना में दिव्यांगजनों को आरक्षण से लाभान्वित करने के लिए कोटा तय करने की मांग उठी है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर विधायक को मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथ में आवास के प्रतीक भी पकड़े हुए थे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने ज्ञापन सौंपने वाले प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार दिव्यांगजनों की सुविधाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए स्थानीय प्रशासन सही और उचित मंच पर पात्र दिव्यांगजनों को वरीयता से आवास आवंटित कराए जाएंगे। इससे पहले दिव्यांगजनों के अगवाकार वीरेंद्र कुमार ने आरक्षण कोटा निर्धारित न होने से पात्र दिव्यांगों को आसरा आवास न आवंटित होने का आरोप लगाया। देखिए, कानपुर नगर में दिव्यांगजनों को आसरा आवास में रिजर्वेशन कोटा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी बराबर इसके लिए आवाज उठा रही है, अधिकारियों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बराबर आवाज उठा रही है। आज अभी माननीय सुरेंद्र मैथानी जी के को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने अभी जिलाधिकारी से बात करके इसका समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। हमारी मांग है कि जो हमारा अधिकार है, दिव्यांगजनों का कोटा है, वो हमें दे दिया जाए 5% का। अभी आवास उपलब्ध है, अभी उस कोटे को पूरा किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी जो दिव्यांग भाई बहनों के लिए लगातार संघर्ष भी करते हैं और उनको राहत भी पहुंचाते हैं। इन्होंने ज्ञापन मुझे पहले भी एक दिया था, जिसको मैंने उत्तर प्रदेश शासन में दिया था। अभी इन्होंने बताया कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अभी इनको बोला है कि अभी बैठे, मैं तुरंत जिलाधिकारी कानपुर से बात करता हूं कि इनकी मांग जायज है और इस जायज मांग पर भी अभी तक हमारा स्थानीय प्रशासन इनको क्यों नहीं राहत दे रहा है, इस पर मैं अभी जिलाधिकारी कानपुर से बात करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इनकी ये जायज बात हर हाल में अविलंब पूरी हो। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां चूरखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का मामला सामने आया था, और जिसमें गांव के ही एक युवक लल्लू को मुख्य भी बताया जा रहा था। उसने पीड़िता को पहले फुसलाया और फिर उसके साथ भाग गया। जब पीड़िता के पिता को इसकी सूचना मिली तो जो कि दिल्ली में रहते थे, तो वो फौरन गाँव लौटे। पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया गया, जिसमें उसने न केवल अपने अपराध को स्वीकार किया बल्कि अन्य वयस्क साथियों के नाम भी बताए जो इस मामले में शामिल थे। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी लल्लू को पॉक्सो कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 65,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। किस मामले में सजा होगी, कितनी सजा होगी? ये घटना तुर्की थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है। वहां की पीड़िता को गांव का ही लल्लू अभियुक्त पहला फुसलाकर भगा ले गया। जिसकी सूचना उसके पिता को मिली, वो दिल्ली में था। वो लौट कर आके उसने FIR लिखाई। पुलिस ने पीड़िता को काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये अभियुक्त अपने साथ उसको विभिन्न जगह अपने साथ ले जाके रखा है और रखने के उपरांत उस कारण वो गर्भवती भी हो गई है। जब पुलिस ने इसको बरामद किया, 164 कराया, तो उसने अभियुक्त लल्लू व अन्य अभियुक्तों के भी नाम लिए जो जुमनाइल में हैं। आज के लिए वहाँ चल रहा है। खबर कानपुर से है, जहां के न्यूज मीडिया हाउस के कानपुर स्थित कार्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपर्क समिति के सदस्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने के न्यूज चैनल की कार्य प्रणाली, समाचार संकलन और प्रसारण की प्रक्रिया को नज़दीक से देखा और समझा। समिति के सदस्यों ने चैनल के विभिन्न विभागों, आउटपुट, डिजिटल और संपादकीय यूनिट का भ्रमण किया और कर्मचारियों से संवाद कर कामकाज की बारीकियों को जाना। चैनल के एडिटर इन चीफ दुर्गेन चौहान से भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की और अपने सवालों के स्पष्ट जवाब प्राप्त किए। इस अवसर पर दफ्तर के अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाद के दौरान टीम भावना, निष्पक्ष पत्रकारिता और टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर खास ध्यान दिया गया। समिति के सदस्यों ने चैनल की निष्पक्षता और कार्य संस्कृति की भी सराहना की और मीडिया की समाज में भूमिका को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया। कार्यशाला सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने संवाद और सहयोग की भावना को मजबूती देने पर सहमति जताई। टीवी बोलते हैं, जो कुछ भी एंकर पढ़ेगा इसे देख करके पढ़ेगा। खुद को देखने के लिए, स्क्रीन के लिए, एंकर के लिए ये प्रिव्यू मशीन होती है यहाँ पर, जिससे वो प्रिव्यू करता रहता है, जिससे वो खुद को भी देख पाता है कि उसका मेकअप कैसा है, जेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, क्या वो बोल रहा है, क्या स्क्रीन पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये सब प्रिव्यू के माध्यम से वो देखता रहता है। एक प्रिव्यू भी रहता है और एक ऑन एयर रहता है। और मकसद ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप लोग जानते हैं कि सेवा का कार्य करता है पूरे विश्व में। अब इनके 3 अभियान चल रहे हैं। एक प्रचार का अभियान है, एक सेवा का अभियान है, एक संपर्क का अभियान है। तो सेवा के तहत बस्तियों में जाकर लोग सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। संपर्क, समाज के बीच में संपर्क करें, प्रचार के बारे में जानना, समझना, इसको लेकर संघ के लोग मीडिया संस्थानों में जाएंगे।